हमारे YouTube चैनल में। तो इस वीडियो में देखेंगे 8 क्लास का भूगोल का दूसरा चैप्टर। ठीक है, पहला चैप्टर हो गया है, प्ले लिस्ट में देखिएगा, मिल जाएगा। भूगोल, इतिहास, नागरिक शास्त्र, तीनों को एक साथ चला रहे हैं। एक दो दिन के गैप में तीनों का वीडियो आपको मिलते रहेगा। ठीक है, मैथ ख़त्म हो गया है, साइंस लगभग 5-6 चैप्टर हुआ है, इधर सोशल साइंस भी स्टार्ट कर दिए हैं। ठीक है, तो चलिए आज सेकंड चैप्टर इसका देख लेते हैं। भूमि, मृदा, जल, प्राकृतिक वनस्पति और वन्य संसाधन, वन्य जीव संसाधन, ये सारा ये चैप्टर का नाम है। इतना बड़ा चैप्टर का नाम है, मतलब ये सभी चीज़ों के बारे में समझेंगे। भूमि, मिट्टी, जल, प्राकृतिक वनस्पति, सब चीज़। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम गवाए। देखिए, झारखंड के एक छोटे से गांव में बुधनी अपने माता पिता एवं 2 छोटे भाई बहनों के साथ रहती है। एक बुधनी है, झारखंड में तो इसने नाम रहता है बुधनी, सुकरी, मंगरी, मंगरा, सोमरा, तो ये बुधनी है। बुध दिन आई जन्म ली होगी, इसलिए बुधनी है। ठीक है, उसका परिवार पास के जंगल में दातून पत्ते, लकड़ियों एवं जंगली फलों जैसे केंद, बैर, जामुन को इकट्ठा कर बाजार में बेचकर भरण पोषण करता है। उसका परिवार जो है, ये बुधनी का परिवार, वो जंगल से दातून, पत्ते, लकड़ी, ये सब बेच के और जंगली फल जैसे सीजन में केंद हो गया, बैर हो गया, जामुन हो गया, ये सभी चीज़ों को बेच करके अपना जीवन किसी तरह चला रही है। बुधनी भी अपनी माँ की मदद करती है। उसका परिवार घर के आसपास की पथरीली भूमि पर केवल बरसात के मौसम में मोटे अनाज जैसे मक्का, रागी ही उगा पाते हैं। और उसके घर वाले जो हैं सिर्फ बरसात के दिनों में अपना जो ज़मीन है उसमें खेती कर पाते हैं। पथरीली भूमि है इसलिए हमेशा खेती नहीं होता है। बरसात के दिन में मोटा अनाज जैसे मक्का और रागी खाली उगा सकते हैं। ठीक है, जो साल भर के लिए खाने के लिए पर्याप्त नहीं है। तो एक बार उगा कर सोचे साल भर मकई खा के तो ज़िंदगी नहीं गुजरेगा, है ना, तो वो साल भर के लिए पर्याप्त नहीं होता है। गुरमीत कौर पंजाब के एक गाँव में रहती है। तो एक तरफ उधर देखिए झारखंड की एक कहानी बुधनी की। एक गुरमीत कौर है जो कि पंजाब की। गांव की ज़मीन समतल एवं उपजाऊ है। उसके पिता के पास 10 एकड़ का एक फार्म हाउस है जिसमें धान एवं गेहूं के साथ अन्य फसलों का उत्पादन आधुनिक विधि से होता है। फार्म हाउस में फलों का एक बागान तथा डेयरी फार्म भी है। गांव में एक नहर भी है। गुरमीत प्रतिदिन स्कूल जाती है। बुधनी और गुरमीत भारत के 2 विभिन्न स्थानों में रहते हैं और उनके परिवार के जीवन व्यतीत करने में बहुत अंतर है। तो एक तरफ देखिए झारखंड का, एक ये पंजाब के, तो वहाँ उसके पिता के पास 10 एकड़ ज़मीन है, अच्छा फार्म हाउस है, उसमें धान, गेहूँ और अन्य फसल भी उगाते हैं और उनका बागीचा भी है ना, बागान भी है, डेयरी फार्म भी है ना। तो बहुत सारा चीज़ें, नहर है गांव में जिससे वो प्रतिदिन हर साल खेती करती है। गुरमीत स्कूल भी जाती है। तो ये दोनों में क्या अंतर है? बहुत अंतर है ना, ज़मीन आसमान की फ़र्क लग रहा है दोनों में। यह विभिन्नता भूमि की गुणवत्ता, मृदा, जल, प्राकृतिक वनस्पति जैसे संसाधन की भिन्नता के कारण है। तो ये जो दोनों के में अंतर है, एक झारखंड की बुधनी है जो कि दातून, पत्ते और लकड़ी सब बेच करके किसी तरह अपना जीवन गुजारा करती है। खेती एक बार मात्र होता है बरसात में। और एक ये गुरमीत कौर जो पंजाब की है, सालों भर खेती हो रहा है, 10 एकड़ ज़मीन है, धान, गेहूँ सब कुछ का फसल हो रहा है, अच्छा खासा फलों का भी बागान है ना, दूध का डेयरी है। तो ये सब क्या है, विभिन्नता जो दोनों में है। तो उस मेन क्या कारण है? उसका भूमि की गुणवत्ता। झारखंड के वो जो बुधनी थी उसके पास भी ज़मीन था, लेकिन उसके अंदर वो गुणवत्ता नहीं थी कि साल भर वो खेती कर पाए, पथरीली ज़मीन थी, है ना। तो ज़मीन की गुणवत्ता, मृदा, जल और प्राकृतिक वनस्पति, ये सब संसाधन जो है उसके भिन्नता के कारण ये सारा डिफरेंस ये दोनों के बीच हुआ। तो यही सब चीज़ों को यहाँ पे इस चैप्टर हमको अध्ययन करेंगे कि भूमि क्या होता है, मृदा क्या होता है, जल क्या है, प्राकृतिक वनस्पति क्या है और इससे किसी का जीवन का में कैसे प्रभाव पड़ता है, इससे किसी के जीवन में क्या प्रभाव पड़ता है, ये हमको समझेंगे, यहाँ पे समझेंगे। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम भूमि को समझते हैं, जिसको लैंड कहते हैं इंग्लिश में। भूपृष्ठ के कुल क्षेत्रफल का लगभग 30% भाग भूमि है। देखो 30% भूमि है, बाकी 70% पानी है, जल है। ठीक है, पूरा भूप्रपट्टी में। फिर भी भूमि का सभी भाग आवास योग्य नहीं है। भूमि और जलवायु में भिन्नता होने के कारण विश्व के विभिन्न भागों में जनसंख्या का वितरण असामान्य है। ऊबड़ खाबड़ स्थलाकृति, पहाड़ी, दलदल, मरुस्थल एवं सघन वन क्षेत्र
विरल एवं निर्जन है। उपजाऊ मैदान एवं नदी घाटियों में कृषि के लिए उपयुक्त भूमि उपलब्ध है, इसलिए ऐसे क्षेत्रों में जनसंख्या अधिक पाई जाती है। उपरोक्त कारकों के परिणाम स्वरूप ही राजस्थान के थार के मरुस्थल, झारखंड के सारंडा वन में जनसंख्या का जमाव कम पाया जाता है, जबकि गंगा के मैदानी भाग में जनसंख्या अधिक पाई जाती है। तो ये जो कि हम भूमि समझे कि 30% पूरा पृथ्वी में 30% जमीन है, लेकिन ये 30% रहने योग्य नहीं है, आवास के योग्य काबिल नहीं है। इस 30% में बहुत सारे पहाड़ भी है, बहुत सारे ऐसे जगह जो दलदल है, जहाँ पे ना फसल हो सकता है ना कोई रह सकता है। बहुत सारे ऐसे जगह जो पूरा रेगिस्तान है, रेत है पूरा, है ना, जैसे राजस्थान का थार का मरुस्थल। तो उबड़ खाबड़ इस तरह के पहाड़, पर्वत, दलदल, मरुस्थल, या कहीं कहीं एकदम घना जंगल है, जैसे झारखंड में सघन वन है, घना जंगल, जहाँ पे लोगों का आवास योग्य, वहाँ पे लोग नहीं रह सकते, वहाँ पे अपना जीवन सही से व्यतीत नहीं कर सकते। तो इनमें जो भूमि है उसके गुणवत्ता के कारण भी जनसंख्या का बंटवारा, जनसंख्या का वितरण जो है असमान है। कहीं पे बहुत ज़्यादा जनसंख्या है, जैसे गंगा नदी के किनारे मैदानी क्षेत्र है, पूरा एकदम खेती बाड़ी बढ़िया होता है, पूरा मैदानी क्षेत्र है, तो वहाँ पर जनसंख्या बहुत भारी जनसंख्या पाई जाती है। और वही देखा जाए राजस्थान के थार का मरुस्थल, अब मरुस्थल में कौन रहना चाहेगा, तो वहाँ बहुत कम आबादी। झारखंड के सारंडा जंगल में कौन रहना चाहेगा, बहुत कम आबादी मिलेगा जंगल में, है ना। तो भूमि के गुणवत्ता के आधार पर भी जनसंख्या डिसाइड होता है, कहाँ पे जनसंख्या अधिक पाई जाएगी, कहाँ कम। जहाँ पे ज़्यादा सुख सुविधा हो, सब कुछ ठीक ठाक हो, वहाँ लोग रहना चाहते हैं, वहाँ जनसंख्या बढ़ेगी, है ना। और जहाँ पे जंगल झाड़ सिर्फ हो, रेत हो सिर्फ, तो वहाँ पे कौन रहना चाहेगा ना। अपना जीविका चलाना मुश्किल हो जाता है, इसलिए वहाँ से लोग दूर भागने का प्रयास करते हैं, ऐसे जगह में बसते हैं जहाँ हर सुख सुविधा उनको मिले, है ना। देखिए भूमि उपयोग, अब भूमि का उपयोग को समझते हैं, कहाँ कहाँ कितना उपयोग है। भूमि एक महत्वपूर्ण संसाधन है, भूमि है महत्वपूर्ण संसाधन। इसका उपयोग विभिन्न कार्यों जैसे कृषि, वानिकी, खनन, गृह निर्माण, सड़कों एवं उद्योगों की स्थापना के लिए होता है। किसी भी क्षेत्र का भूमि उपयोग भौगोलिक, धरातल, जलवायु, मृदा तथा मानवीय जनसंख्या, प्रौद्योगिकी कारकों पर निर्भर करता है। तो भूमि का बहुत सारी चीज़ों में उपयोग होता है, अलग सभी चीज़ में तो भूमि का उपयोग है ना। कृषि कर रहे हैं, खनन, वानिकी, खनन यानी कोयला खदान, ये सब का ज़मीने में है। गृह निर्माण, घर बना रहे तो ज़मीने में बनाए, आसमान में तो नहीं बनाएंगे। सड़क बना रहे ज़मीने में बनाएंगे, फैक्ट्री बना रहे तो सब चीज़ बात तो ज़मीने में करना है, भूमि में ही करना है, ठीक है। तो सारे काम के लिए ये ज़मीन आवश्यक है। और भूमि का उपयोग जो है भौगोलिक कारक, भौगोलिक मतलब जैसे धरातल कैसा है ज़मीन का, जलवायु वहाँ का कैसा है, मिट्टी कैसा है, उस पर भी निर्भर करता है। मिट्टी जैसा उपजाऊ है तो वहाँ पर ज़्यादातर खेती किया जाएगा, वहाँ का जलवायु ठीक ठाक है तो वहाँ पे खेती उती बढ़िया होगा। धरातल ठीक ठाक है तो सब कुछ है। अब जहाँ पे धरातल ठीक ना हो, जलवायु ठीक ना हो, मिट्टी ठीक ना हो, तो वहाँ खेती नहीं करेगा आदमी, कुछ बना देगा फैक्ट्री सब, है ना। तो मिट्टी की गुणवत्ता पर आधार इसका निर्भर करता है कि वो जो ज़मीन है किस काम के लिए है, ठीक है। और मानव इंसान के जो है जनसंख्या या प्रौद्योगिकी कारणों पर भी निर्भर करता है। इंसान की जनसंख्या, आदमी की जनसंख्या वहाँ पे कितना है उस पर भी निर्भर करता है कि वहाँ का भूमि जो है किसके लिए उपयोगी। जैसे बहुत सारा जनसंख्या, पूरा एकदम घना जनसंख्या, तो वहाँ खेती करने के लिए कहाँ मिलेगा, वहाँ का ज़मीन बिल्डिंग बनाने के लिए रहेगा, घर बनाने के लिए रहेगा, कुछ उद्योग धंधा करने के लिए रहेगा, है ना। तो भूमि उपयोग देखिए विश्व में भारत में भूमि उपयोग प्रतिशत में, यहाँ पे भूमि उपयोग कृषि योग्य भूमि विश्व में 11% है, चारागाह चरवाहों के चराने के लिए 26% है, जंगल 31% है, अन्य के लिए 32% है। विश्व में पूरा भारत में देखा जाए तो 57% कृषि योग्य है, चरवाहे के लिए, चरवाहों मतलब मैदान वैसा घास का, चारागाह 4% है, जंगल 22% है और अन्य है 17%, ठीक है। ऊपर दी गई सारणी के आधार पर एक दंडालेख बनाइए, विश्व के परिसीम भारत के भूमि उपयोग की तुलना कीजिए। तो इस तरह का आलेख बना करके इसको तुलना करना है, जैसे ये ग्राफ आलेख इस तरह। स्वामित्व के आधार पर भूमि को निजी भूमि और सामुदायिक भूमि में बांटा जा सकता है। तो भूमि को दो भाग में बांटा जाता है, स्वामित्व में यानी उस पर किसका अधिकार है उसके आधार पर। एक होता है अपना जमीन जो है उसको निजी जमीन कहेंगे, और अगर कोई समुदाय का है, पूरे समुदाय का उसमें अगर हक है तो उसको सामुदायिक भूमि कहते हैं, ठीक है। निजी भूमि व्यक्तिगत अधिकारों के लिए होता है, जबकि सामुदायिक भूमि पूरे समाज का अधिकार होता है। जनसंख्या और उनकी मांग सदैव बढ़ती रहती है, लेकिन भूमि की उपलब्धता सीमित है। तो जनसंख्या देखिए हमेशा बढ़ रही है, लेकिन क्या है कि भूमि तो नहीं बढ़ रही, भूमि की तो सीमित है। सीमित भूमि उपलब्धता के बावजूद इसका उपयोग भी विभिन्न कार्यों में होता है। भूमि उपयोग का यह भाग बंजर भूमि का भी है, जिसमें एक भाग जो बंजर भूमि का है, जबकि दूसरा भाग गैर कृषि परियोजनाओं के लिए उपयोग में लाई गई भूमि है।
की है। जैसे बंजर भूमि में पहाड़ों की चट्टानें, सूखी हुई भूमि एवं मरुस्थल भूभाग शामिल किया जा सकता है। गैर कृषि कार्यों में भूमि का बढ़ती हुई जनसंख्या अपनी आवश्यकता के अनुरूप बस्तियां का निर्माण करने, सड़क, रेलमार्ग, उद्योग धंधा को बढ़ावा देने, औद्योगिकीकरण, व्यापारिक कार्यकलापों को बढ़ाने आदि कार्यों को करती है। तो देखिए जितना भी भूमि है, ऐसा थोड़ी कि सब भूमि खाली खेती के लिए है। बहुत सारा भूमि ऐसा है जिसमें क्या है, जो कि अलग अलग मतलब ज़मीन जो है अलग अलग कार्यों के लिए उपलब्ध, खाली उसमें सिर्फ खेती नहीं होता, बहुत सारा सभी काम होता है ज़मीन में, है ना। तो ज़्यादातर भूमि देखिए कुछ भाग तो बंजर है जिसमें कुछ नहीं होता है, पहाड़ वहाड़ की तरह जैसे है ना, पहाड़, चट्टान, सूखी हुई मिट्टी, ये सब मरुस्थल, ये सब क्या बंजर में आ जाता है। कुछ गैर कृषि कार्य हैं जैसे जनसंख्या के अनुरूप बस्ती बसाना, तो बस्ती बस गया तो उसमें कृषि कहाँ से होगा। घर का निर्माण, बस्ती, सड़क निर्माण, रेल मार्ग, रेल का पटरी बीच गया, बड़ा बड़ा फैक्ट्री सब खुल गया, औद्योगिकरण है ना, व्यापार को बढ़ाने के लिए, व्यापारिक क्रियाकलाप के लिए बड़ा बड़ा घर महल बन गया। तो ये सारे चीज़ों में क्या होगा, खेती तो होगी नहीं है। तो इस कारण आज भूमि उपयोग के प्रतिरूप में साफ परिवर्तन दिखाई पड़ता है। लंबे समय से लगातार भूमि संरक्षण के साथ साथ इसके प्रबंधन की हम अवहेलना करते आ रहे हैं। तो इसीलिए जनसंख्या जितना ज़्यादा बढ़ रहा है उसके हिसाब से मांग बढ़ रही है, हर चीज़ की मांग बढ़ रही है, और हर चीज़ की मांग बढ़ रही है तो उसको फिर पूर्ति करने के लिए कहीं ना कहीं हमको ज़मीन का कुछ हिस्सा को लेना पड़ रहा है। कोई फैक्ट्री खोलना है तो ज़मीन में ही खोलेंगे, हैं? कोई भी चीज़ है, जनसंख्या बढ़ रही है तो उसके लिए घर तो चाहिए, तो घर कहाँ, ज़मीन में बनेगा ना। तो माने जनसंख्या बढ़ रही है जिसके कारण हर कुछ का मांग बढ़ रहा है, हर चीज़ का मांग के में कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से ज़मीन की क्या हो रही, मांग बढ़ रही है ना। लेकिन ज़मीन तो बढ़ने वाला है चीज़ नहीं, वो तो फिक्स है, जितना है उतना। तो ज़मीन को हम लोग सुरक्षित नहीं कर पा रहे हैं ना, संरक्षित नहीं कर पा रहे हैं, उसका अवहेलना हमारे साथ हो रहा है। इसके साथ साथ हम भूमि का उपयोग हेतु अनधिकृत रूप से हस्तक्षेप करते आ रहे हैं। परिणाम स्वरूप भू संसाधनों का निम्नीकरण के बड़े आसानी से देख रहे हैं। तो हम लोग के कुछ क्रियाकलापों के कारण, कुछ गलत क्रियाकलापों के कारण, और जो भी भूमि है वो भी भूमि हमसे चला जा रहा है। नदी और या तो बंजर हो जा रहा है या नदी का रूप ले रहा है, ठीक है, मिट्टी कट कट के ख़त्म होते जा रहा है। तो जो भी बचा खुचा भूमि है वो भी इंसान की क्रियाकलापों के कारण बर्बाद हो रहा है ना। तो उसको हमको सुरक्षित करने की आवश्यकता है, उसको संरक्षित करने की आवश्यकता है ना। आज वन भूमि और कृषि योग्य भूमि का बड़े पैमाने पर विनाश हो रहा है। जहाँ पे कृषि योग्य ज़मीन है जो कि, और वन योग्य यानी जंगल है, उन सभी को काट करके और कृषि योग्य ज़मीन को हटा करके उसमें बड़े बड़े महल बन जा रहे हैं, बड़े बड़े कारखाने खुल जा रहे हैं या घर बन जा रहे हैं, बस्तियां बस जा रही है। तो उसमें क्या हो रहा है, बड़े पैमाने पर भूमि नष्ट हो रहा है। जो खेती करने के लायक भूमि था वो नष्ट हो जा रहा है, और जो बंजर है वहाँ पे घर बनाएंगे, लेकिन बंजर में घर भी नहीं कोई बना, तो बस्तियाँ भी नहीं बनती, फैक्ट्री भी नहीं बनती, कुछ नहीं। और ये सब भी बन जा रहा है। जो खेती योग्य ज़मीन था, जंगल झाड़ बने हुए थे कि अच्छा पर्यावरण के लिए, जो कि बहुत ही लाभकारी सिद्ध होता है, तो वो जंगल झाड़ को काट करके और वहाँ पे बस्तियाँ बसा दिया जा रहा है। तो यहाँ पे ये सब नुकसान हो रहे हैं, ठीक है। इससे हम इस बहुमूल्य प्राकृतिक संसाधन के नष्ट होने का खतरा उत्पन्न हो रहा है। तो इस सबसे क्या हो रहा है, ये जो बहुमूल्य संसाधन है उस जो है नष्ट हो रहा है। इस कारण समाज और पर्यावरण में गंभीर आपदा आ सकती है, बिल्कुल आ सकती है, और आ भी रही है अभी, है ना। अतः इसकी संरक्षण आवश्यक है। संरक्षण के लिए निम्न उपाय किए जा सकते हैं, बहुत सारे उपाय हैं, जिसमें से कुछ उपाय यहाँ पे संरक्षण का दिया हुआ है। वन रोपण सबसे बड़ा उपाय है। वन रोपण यानी वृक्ष जितना ज़्यादा हो सके लगाए, पेड़ पौधा जितना ज़्यादा हो सके लगाए। अतिचारण पर रोक, ठीक है। तो खैर अतिचारण अब कहाँ होता है, कौन गाय भैंस पालता है उतना बहुत। रासायनिक कीटनाशक का उपयोग ना करें, केमिकल का उपयोग, लेकिन क्या करें, इसका कोई तोड़ सरकार को निकालनी चाहिए। ये जो उर्वरक सब है, रासायनिक पदार्थ है, तो उस सब की जगह पे कोई चीज़ वैसे सरकार को मुहैया कराना चाहिए ताकि किसान उसका उपयोग करें। अब कीटनाशक दवा उपयोग नहीं करेंगे तो क्या होगा, फसल ही नहीं होगा, कीड़ा खा जाएगा, क्या करेगा, कोई उपाय ही नहीं। उर्वरक का उपयोग नहीं करे तो भी फसल नहीं होगा। तो लास्ट में क्या करना है, ये सब का उपयोग करना ही पड़ता है, हम लोग खुद एक किसान हैं।
तो उसका कुछ वैकल्पिक स्रोत होनी चाहिए। जितना आसानी से हमको रासायनिक दवा मिल जाती है या जरा उर्वरक मिल जाता है, खाद मिल जाता है, उतना ही आसानी से जो हानिकारक नहीं है वैसे कुछ केमिकल का आप सुविधा दे तो वही सबका उपयोग होगा। नहीं रहेगा तो फिर क्या करेगा आदमी। खेती करना है तो खेती उपज होनी चाहिए, उपज के लिए दवा देना है, नहीं तो कीड़ा मकोड़ा खा जाएगा हैं। उर्वरक नहीं देंगे तो होवे नहीं करेगा कोनो। खनन के बाद खाली खदानों में भरना आदि इन सामान्य उपायों के माध्यम किया जा सकता है। तो ये कुछ उपाय है जिससे कि भूमि को सुरक्षित संरक्षित किया जा सकता है, ठीक है। जैसे खदान, कोयला वाला खदान खोदाया और उसमें जो खदान है वो तो गड्ढा हो गया, तो उस गड्ढा में भर देना चाहिए, उस गड्ढा को भर देना चाहिए ताकि वो उपयोगी ज़मीन बन जाए। उस गड्ढा को छोड़ देते हैं वो बेकार हो जाता है ना, बल्कि हानिकारक हो जाता है, डूब दाब के मर जाते हैं लोग, डूब धंस के, है ना। तो ये सब है। उर्वरक का और कीटनाशक का भी थोड़ा सा कंट्रोल करनी चाहिए, है ना। उर्वरक की जगह में उपयोग करें ये गोबर खाद सबका, है ना, या जैविक खाद का उपयोग करें। आगे देखते हैं भूमि संसाधन के तरीके, जिसमें से ये 4 तरीका देखे। आगे देखते हैं मृदा। आप देखिए भूमि समझ में आया, अब मृदा क्या है। तो भूमि में मृदा है मिट्टी। भूपृष्ठ की ऊपरी परत मृदा कहलाती है। जमीन का देखिए अलग अलग परत होता है, दिख रही है यहाँ पे। सबसे ऊपर वाला परत जहाँ पे फसल होता है उसको मृदा कहते हैं, जो पौधे की वृद्धि एवं विकास के लिए माध्यम प्रदान करती है। मृदा का निर्माण चट्टानों से प्राप्त खनिज कणों तथा जैव पदार्थों से होता है। यह अपक्षय की प्रक्रिया के माध्यम से बनती है। मृदा के स्थलाकृति से तथा मृदा की उर्वरता जैव पदार्थ एवं खनिज के मिश्रण से निर्धारित होता है। तो उसमें कौन सा खनिज पाया जाएगा, वो उसका मिट्टी कैसा है, उसका उर्वरकता कैसा है, तो उसके आधार पर मिट्टी का अलग अलग भाग में बांटा जाता है, ठीक है, उसका बंटवारा किया जाता है। मृदा का निर्माण का कारक देखिए। मृदा निर्माण के मुख्य कारक है जनक शैल का स्वरूप, जलवायु, स्थलाकृति, जैव पदार्थों की भूमिका तथा मृदा संगठन में लगा समय। अलग अलग स्थानों में कारक अलग अलग हो सकते हैं, ठीक है। तो अलग अलग स्थान पे अलग अलग कारक हो सकते हैं मृदा बनने का, लेकिन ये सब कारण है ना। कहीं पे शैल यानी ये जो पत्थर है, चट्टान है, वो सब टूट टूट के ये मिट्टी का निर्माण हुआ है। और पेड़ पौधों, जीव जंतुओं के मरने सड़ने गलने से भी मिट्टी का, मृदा का निर्माण हुआ है ना। तो ये कहीं कहीं पे नदियों से, है ना। तो अलग अलग कारक हो सकते हैं हर क्षेत्र के आधार पर। मृदा देखिए परिच्छेदिका क्या होता है। मृदा की ऊपरी परत के आधार से आधार चट्टान तक 3 स्तर होता है, जिनका रंग एवं संगठन अलग अलग होता है। मृदा के इन स्तरों को अनुप्रस्थ काट को ही मृदा प्रतिच्छेदिका कहते हैं। तो ये मृदा प्रतिच्छेदिका है, यानी मिट्टी अलग अलग है। आप खोद के देखिएगा ना, ऊपर का मिट्टी शुरू जो जहाँ पर उपज होता है, जहाँ पौधा उधा लग रहा है, वो थोड़ा सा काला काला दिखता है, मैंने उसमें खाद उद भी रहता है बहुत, है ना, ह्यूमस रहता है। उसके बाद थोड़ा लाल, पीला टाइप, लाल टाइप, इसे तो काला, है ना, अजीब अजीब, मैंने अलग अलग रंग होगा हर जगह, है ना। तो ये अलग अलग पता चल जाता है। कुआं वो खोदिएगा पता चल जाता है, यहाँ से यहाँ तक अलग दिखता है, कुछ दूर यहाँ अलग दिखा, कुछ दूर अलग दिखा, और कुछ दूर अलग, फिर नीचे और जाएंगे तो पत्थर मिलने लगता है, ठीक है। तो ये जो अलग अलग परत है, इसी परत को परिच्छेदिका कहते हैं, ठीक है। मृदा का रंग आधार चट्टान के रंग पर निर्भर करता है, यानी उस किस चट्टान से टूट के बना है मिट्टी, उस पर डिपेंड करता है कि उसका रंग कैसा होगा। जैसे करिया चट्टान से बना तो काला मिट्टी होगा, लाल चट्टान से टूट के बना तो लाल मिट्टी होगा, है। हाँ, प्रतिच्छेदिका दिखाया गया है। इसमें सबसे ऊपर परत ह्यूमस को दिखाया गया है, सबसे ऊपर वाला को ह्यूमस कहते हैं। ह्यूमस का निर्माण जीव जंतु और वनस्पतियों को सड़ने गलने से होता है, ठीक है, जो कि उपजाऊ बहुत होता है, इसमें उपजाऊ तत्व होता है इसमें। झारखंड में मृदा का वर्गीकरण देखिए, झारखंड में मृदा का क्या इसका वर्गीकरण कैसा है। झारखंड में ज़्यादातर हिस्सा छोटा नागपुर पठार का हिस्सा है, जो कोयल, दामोदर, ब्राह्मणी, खड़कई एवं स्वर्ण रेखा नदियों का उद्गम स्थल भी है, जिनको जल क्षेत्र ज़्यादातर झारखंड में है। तो ये सारा नदियाँ झारखंड में है। तो मृदा वर्गीकरण के अनुसार प्रदेश के ज़्यादातर भूमि चट्टानों एवं पत्थरों के अपर्दन से बनी है, जिन्हें इस प्रकार के उक्त विभाजन किया जा सकता है। तो यहाँ का जो मिट्टी है वो ज़्यादातर भूमि चट्टानों के, पत्थरों के अपर्दन यानी टूटने फूटने से बनी है। झारखंड की है ना, जैसे लाल मिट्टी, ये मिट्टी ज़्यादातर दामोदर घाटी एवं राजमहल क्षेत्र में पाई जाती है। दामोदर घाटी और राजमहल क्षेत्र में पाई जाती है, वो वहाँ लाल मिट्टी है ना। मायका युक्त मिट्टी, ये कोडरमा, झुमरी तलैया, बड़का गाँव और मंदरा पर्वत के आसपास पाए जाते हैं ना, ये माइका युक्त मिट्टी।
उसके बाद बलुई मिट्टी होता है, ये ज़्यादातर हजारीबाग धनबाद के क्षेत्र में पाई जाती है। काली मिट्टी कहाँ, तो राजमहल में पाई जाती है। लेटराइट मिट्टी, ये मिट्टी रांची के पश्चिमी हिस्से, पलामू, संथाल परगना के कुछ क्षेत्र एवं पश्चिमी एवं पूर्वी सिंहभूम पाई जाती है ना। तो लेटराइट मिट्टी जो पीला पीला हम लोग तरफ भी पाई जाती है, रांची में ये मिट्टी, ठीक। मृदा का निम्नीकरण, देखिए निम्नीकरण कैसे हो रहा है मिट्टी का। जब मृदा का उत्पादकता घटती है तो मृदा का निम्नीकरण, मृदा यानी मिट्टी का उत्पादकता, उत्पादन की क्षमता घट जाती है, तो इसी को कहते हैं मृदा का निम्नीकरण। तब होता है जब मृदा अपर्दित होती है। अपर्दित माने समझ में आ रहे हैं ना, बह के चल जाती है, ठीक है। मृदा के जल का अभाव होता है अथवा मृदा का प्रदूषण हो जाता है। तो इस तरह मृदा का प्रदूषण हो जाता है, यानी उसमें उपज खत्म हो जाता है, ठीक है। क्यों होता है, तो पानी बहुत आ रहा है, मिट्टी कट कट के ऊपर वाला जो उपज वाला चला जा रहा है, खाली बालू अंदर का बच गया है ना, बलुई मिट्टी, तो उसमें जल्दी खेती, ज़्यादा खेती नहीं हो सका। मृदा के निम्नीकरण के सहायक कारण, क्या क्या कारण है जिससे मृदा का निम्नीकरण हो रहा है, उसको थोड़ा सा समझते हैं। चलिए देखते हैं। पहला कारण है वनोन्मूलन। देखिए प्रकृति की जब किसी भी चीज़ की बात होगी, प्रकृति में चाहे मिट्टी, जल, हवा, तो प्रकृति की जो भी अमूल्य चीज़ है उस सब की अगर सुरक्षा की बात जहाँ पे भी होगी तो वन, जंगल, झाड़, पेड़ पौधा का जिक्र जरूर होगा। पेड़ पौधा लगाइए तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, मिट्टी भी बच जाएगा, हवा भी प्रदूषित नहीं होगा, पानी भी ठीक ठाक रहेगा, पानी भी मिलेगा, पानी की भी कमी नहीं होगी, ठीक है। तो सबका जड़ है पेड़ पौधा, इसलिए हम बार बार कहते हैं पेड़ पौधा लगाइए। पढ़ते हैं तो खाली ऐसा नहीं कि एग्ज़ाम पास करिए, खाली पढ़ के और कोनो अपने उपयोगी नहीं करिए, है ना। पेड़ पौधा लगाइए, ऐसे भी हमको पूरा उम्मीद है। हमको तो देहाती लोग दिखता है झारखंड के, झारखंड में काफ़ी जगह देहात में, अब पूरा आंगन में लगाइए पेड़ पौधा, साइड साइड खेत है, साइड साइड लगा दीजिए पेड़ पौधा, है ना। हाँ, घर पास है तो बड़ा वृक्ष मत लगाइए, छोटा छोटा ही लगाइए ना, अमरूद, आम, छोटा छोटा जो रहता है ना, छोटा छोटा लगाइए। अनार का फल भी मिलेगा, छाया भी मिलेगा, हर कुछ मिलेगा, हवा भी मिलेगा शुद्ध, ठीक है। मिट्टी भी बचेगा, जलवायु सही रहेगा, पर्यावरण सही रहेगा। तो सबसे बड़ा कारण है वनोन्मूलन यानी जंगलों की कटाई। दूसरा कारण है अतिचारण। तीसरा कारण है रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का उपयोग और वर्षा का दोहन यानी बारिश सही से नहीं हो रहा है, ये भी कारण है। भूसंकलन और बाढ़ भी कारण है, बाढ़ से भी बहा के ले जा रहा है। आगे देखते हैं मृदा संरक्षण के प्रमुख विधियां। मृदा को सुरक्षित करने का क्या क्या विधि है। पहला विधि है समुच्च रेखीय जुताई। समुच्च रेखीय जुताई मतलब होता है कि देखिए एकदम बहुत ऊपर नीचे जमीन है, जैसे यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे देखिए अलग अलग, ये रोड नहीं, ये खेत है ना, खेत बनाया गया है इस तरह से अलग अलग ये करके, ताकि यहाँ का पानी ना कटे, है ना, ना बहे। अलग छोटा छोटा आर दे करके धंसना, जिसको बड़ा बड़ा दे करके और पानी को रोका गया, छोटा छोटा कियारी बना गया है ताकि पानी मिट्टी बहे ना, है ना। इस तरह से जो खेत बनाते हैं उसको बोलते हैं समुच्च रेखीय जुताई, ठीक है। दूसरा उपाय है रक्षक मेखलाएँ। रक्षक मेखलाएँ क्या है, तो तटीय क्षेत्रों में शुष्क प्रदेशों में पवन गति रोकने के लिए वृक्ष कतारों में लगाए जाते हैं। पेड़ पौधा को देख रहे हैं, यहाँ पे पेड़ पौधा पूरा लगाया तो एकदम कतार में पेड़ पौधा को जमीन के किनारे लगा दीजिए चारों तरफ एकदम, तो इसको बोलते हैं रक्षक मेखलिया। क्यों, क्योंकि ये रक्षा करता है किसका, जैसे पेड़ पौधा, जैसे ये खेत है मान लीजिए, ये खेत, चारों तरफ इसमें पेड़ पौधा लगा दिए, पूरा एकदम कचकचा के भर देना है, तो क्या होगा, इसका अंदर का जो मिट्टी है वो तो सुरक्षित है, वो कहीं नहीं जाएगा। कैसा होता है, ये कहाँ पर ऐसा किया जाता है, ज़्यादातर मरुस्थल क्षेत्र में, जहाँ पर बलुई क्षेत्र है, क्योंकि आंधी तूफान आता है यहाँ का मिट्टी को उड़ा के ले जाता है। तो चारों तरफ से पेड़ पौधा लगा के उसमें एकदम पूरा पैक कर देंगे, ये सुरक्षा का काम कर रहा है, रक्षा दे रहा है, मिट्टी को बहने नहीं दे रहा है, उड़ने नहीं दे रहा है, तो इसीलिए उसको रक्षक मेखलाएँ कहते हैं, ठीक है। अगला उपाय है फसल अपवर्तक। फसल अपवर्तक यानी कि भूमि का एक कोई ज़मीन है इतना, ऐसा नहीं कि बोले ज़मीन में एक एक किस्म का फसल ज़िंदगी भर उगाते रहिए, ऐसा में भी मिट्टी खराब हो जाता है ना। अलग अलग फसल को अलग अलग समय में लगाना चाहिए ताकि मिट्टी का उर्वरकता बना रहे। जैसे धान के बाद गेहूँ, गेहूँ के बाद दलहन का लगा दीजिए, है ना, तो ये सब ठीक है। अब एक एक चीज़ को लगाइएगा हमेशा तो फिर गड़बड़ हो जाता है। अगला कारण है नियंत्रित पशुचारण, यानी पशु के चराई को नियंत्रण करना चाहिए, है ना, ज़्यादा चरने नहीं देना चाहिए। वो पौधा उधा को भी चर जाता है वो लोग, है ना, और उन लोग के चरने से भी पौधा हो गया और घास फूस हो गया तो उसमें नरम हो गया मिट्टी खुल गया, घास फूस निकल गया तो मिट्टी को पानी आराम से बहा के ले जाए। घास और पौधा अगर बढ़िया से मिट्टी को जकड़े हुआ है तो जल्दी बहता नहीं है। अब झारखंड में देखिए मृदा पर,
चलिए झारखंड में मृदा अपरदन देख लेते हैं। तो मृदा खत्म हो जाएगा, उसको पानी जल आगे देखेंगे, ठीक है। झारखंड में मृदा अपरदन देखिए, झारखंड में मृदा अपरदन एक बहुत बड़ी समस्या बिल्कुल है। वर्षा ऋतु प्रारंभ होने के पूर्व जब पहली वर्षा होती है तब किसान खेत की जुताई करता है। उसके बाद कुछ दिनों तक वर्षा नहीं होती है, जिसके कारण खेत सूख जाती है। उस समय जब तेज़ हवाएं चलती है तो मिट्टी को उड़ा कर ले जाती है। जब भारी बारिश होती है तो फिर मिट्टी को बहा ले। तो झारखंड में अक्सर ऐसे ही होता है। देखिए झारखंड का पूरा बनियास का यहाँ किस्सा दे दिया, अक्सर ऐसे होता है। हम लोग से भी ऐसे ही हो जाता। खेत को बरसात आने से पहले एक बार जोतवा लेते हैं पूरा। अब अगर पानी नहीं आया, कहे कि झारखंड में बारिश ऐसे नहीं होता है, समझ नहीं होता है, अंदाजी बारिश होता है। तो जोतवा दिए पूरा एकदम कचकचा के। अब बारिश नहीं हुआ 10-15 दिन। अब क्या हुआ, यहाँ का मिट्टी तो सूख गया। अब सूख गया तो हवा आके उड़ उड़ के इधर उधर चल गया। तो उड़ के अब देखिए हल्के हल्का जाता है तो थोड़ा थोड़ा दरिया भरता है, कतरा कतरा से ही, बूंद बूंद से घड़ा भरता है ना। तो ऐसा नहीं सोचिएगा कि हम लोग जुतवाए हैं तो मिट्टी बात हम लोग का ये है, कहाँ उड़ आया। तेरे तो सब थोड़ी खत्म हो जाएगा एक ही दिन में जो दिखेगा। हल्का 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 उड़ते उड़ते कुछ समय आया, 10 साल 15 साल में वहाँ का उपजा मिट्टी खत्म हो जाता है, खाली बालू बचता है। तुरंत नहीं पता चलेगा देख के कि ना ऐसा जुतवाए एकदम वहाँ का मिट्टी खत्म हो गया, नहीं, धीरे धीरे हो जाता है सब, है ना। तो क्यों होता है, ऐसे धूल उड़ रहने देते हैं। मान सूख गया तो पूरा धूरा धूरा हो गया। अब ये उड़ गया, हवा हुआ के उड़ गया। अब फिर अचक के आ गया कचकचा के पानी। अब इधर धूरा धूरा हुआ था और कचकचा के पनिया मार दिया। तो सब मिट्टी के ऊपर जितना मिट्टी है उसको बहा के सब ले गया, खाली बालू बालू रह जाता है, सब मिट्टी को बहा के खत्म। तो झारखंड में सबसे बड़ा समस्या यही वाला है। और खेत भी उबड़ खाबड़ है, ऊंच नीच, तो पानी आता है एकदम कचकचा के बहा के तोड़ फोड़ के ले जाता है। तो झारखंड में सबसे बड़ा समस्या, समझे। हाँ, तो पानी आने से क्या होता है, मिट्टी को तेज़ बहाव, पानी का जो तेज़ बहाव है वो मिट्टी को उड़ा करके माने उखाड़ करके और बहा देता है, ठीक है। इस तरह से झारखंड में मृदा का अत्यधिक अपरदन हो रहा है। इस प्रकार का अपरदन को मृदा यानी मिट्टी की ऊपरी सतह बहकर हट जाती है, जिसको चादरी अपरदन कहते हैं। जिसमें ऊपर वाला परत खाली हट जा रहा है, जैसे झारखंड में हो रहा है, तो उसको चादरी अपरदन कहते हैं। झारखंड के में चादरी अपरदन एक गंभीर समस्या है, बताए बहुत बड़ा समस्या है, ऐसा होता है। तीव्र पठारों, ढाल एवं ढाल वाले क्षेत्रों में जल का वेग अधिक होने के कारण तीव्र कटाव होता है और इससे पानी का अपरदन की समस्या उत्पन्न हो जाती है। तो बहुत तेज़ी से कटाव होता है, उबड़ खाबड़ जमीन एकदम, कहीं बहुत ऊंचा कहीं बहुत नीच। तो ऊपर से पानी मारेगा तो एकदम रफ्तार से आता है, नीचे का सब मिट्टी को बहा के तोड़ फोड़ के ले जाता है, ठीक है। तो ये झारखंड का समस्या है, ठीक है, मिट्टी को लेकर के, मृदा के अपरदन को लेकर के। तो चलिए मिट्टी और ज़मीन समझ में आ गया, भूमि मिट्टी। तो कल देखेंगे अब आगे जल है ना, वाटर।